हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में। आई होप यू ऑल आर वेल। सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, घर से बाहर ना निकलें और अपना ध्यान रखें, प्रॉपर प्रिकॉशंस लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब किस ऑर्डर में रिएक्टिविटी होती है एल्काइल हैलाइड की, जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी। एक बार वो फिर से बात कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इज गिवन बिलो। देखो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? टर्शरी की। अब टर्शरी की क्यों होती है? क्योंकि इसके पास में कितने एटम होते हैं? 3 होते हैं। CH3, 3 कार्बन से रहता है ये CH3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CH3, और यहाँ पे क्या है? H। अब ये क्या होता है जो H रहता है, जिसके पास में कम हाइड्रोजन रहते हैं? क्या, फिर से सुनना, ये तीनों के पास में कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है? सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। जहाँ पे कम हाइड्रोजन रहते हैं वो ही सबसे पहले रिमूव होता है। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, ये बोल रहा है मैं तो जा रहा हूँ भैया, तुम रहने दो। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये बोलता है कार्बन, चल ठीक है तू चले जा, मेरे पास में 3 तो है मेरी हेल्प करने के लिए, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन चला गया। अब जब हाइड्रोजन चला गया तो अब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। उसको कितने बॉन्ड चाहिए रहते? 4 बॉन्ड चाहिए रहते। अब यहाँ से क्या हो गया? 1 बॉन्ड चला गया। तो ये क्या, इसके पास में कितना बचा? CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या बचा? CH3। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो CH3 बचा है इसको हम इस तरह से CH2, और ये क्या कर देंगे? हम इसको H कर देंगे। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ। जब ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड CH2 CH3, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? CH3। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, इस तरह से हम लोग, अब टर्शरी के पास में तो क्या है? 3 कार्बन थे। तो अब सेकेंडरी के पास में कितने हैं? 2 है ना। इसके पास में कितने हैं? 2 है। 2 ग्रुप उसको हेल्प करेंगे, और 2 क्या है? हाइड्रोजन है। इसने बोला मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये निकल गया। फिर एकदम से क्या हुआ? इसने बोला मैं भी जा रहा हूँ। तब इसके पास में कितने बॉन्ड बचे? 2 बॉन्ड बचे। तो इसने बोला चलो ठीक है तुम दोनों चले जाओ, मेरे पास में 2 लोग तो है मेरी हेल्प करने के लिए। तो इसकी रिएक्टिविटी टर्शरी से कम हो गई। फिर उसके बाद में अब ये क्या करेगा? ये दोनों क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? कार्बन को बॉन्ड देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और बाकी ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी। इस तरह से तो इसकी रिएक्टिविटी टर्शरी से कम होती है। अब प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी के पास में क्या रहेगा? सिर्फ एक CH3 रहेगा, और बाकी सब क्या रहेंगे? H, और इधर भी क्या रहेगा? H। इसने बोला मैं जा रहा हूँ, तो अब इसके पास में तो बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ एक CH3 है, इसने एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बोलता है मैं भी जा रहा हूँ, तो इसने फिर से एक बॉन्ड बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। इसने भी बोल दिया मैं भी जा रहा हूँ, तो इसके पास तो बॉन्ड बनाने के है ही नहीं, वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी? तो ये क्या है? कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू टर्शरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, आया समझ में कि क्या होता है रिएक्टिविटी किस तरह से हुए, क्यों टर्शरी की ज़्यादा है, सेकेंडरी की कम है, और उससे भी कम है प्राइमरी की। यहाँ पे 2 रीज़न दिए हुए हैं। सिंस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर अवेलेबल टू द अटैक बाय अ बेस ऑफ चांस ऑफ एलिमिनेशन इंक्रीज। क्या बोला है? वही मैंने बताया, जैसे आपको बताया कि जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा एलिमिनेशन के चांसेस है। क्यों? क्योंकि उसके पास में कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं होता है, और जहाँ पे ब्रांच होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब टर्शरी के पास में 3 कार्बन है, वो उसके पास में ब्रांच है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। ये है मैकेनिज्म E1 वर्सेस E2 रिएक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि E1 का क्या होता है? यूनिमोलिकुलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन होती है। E2 में क्या होता है? बायमोलिकुलर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके पास में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन होती है। E1 हमने देखा 2 स्टेप में हो रही थी, E2 हमने देखा 1 स्टेप में हो रही है। Reaction processed through the formation of carbocations, and there is a possibility of carbocation rearrangement.
इसके पास में क्या होते हैं, ये कार्बोकेटायंस बनाते हैं और इसके पास में पॉसिबिलिटी होती है कार्बोकेटायंस के रीअरेंजमेंट के लिए। और जो E2 रिएक्शन है उसमें कुछ नहीं होता है इस तरह से, और ना ही इसमें रीअरेंजमेंट होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। E1 में क्या है, जो रिएक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। और यहाँ पे एल्केन की स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। एल्कीन KENE, ठीक है, और एल्केन KANE, दोनों में डिफरेंस है। नो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट आर इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा था, E1 क्यों कहा है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही जो हमारा रिएक्टेंट है उसी की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे कोई अदर केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है, ना कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे क्या है, अदर केमिकल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये भी एक बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। वहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है E1 में, और यहाँ पे क्या पड़ रही है, E2 में कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। चलो अब हम लोग 5th पॉइंट पे आ जाते हैं फिर से। नंबर ऑफ नो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट आर इन्वॉल्व। एंड सेकेंड में क्या है, स्टीरियोकेमिकल्स एस्पेक्ट आर इन्वॉल्व सिंस एंटी एलिमिनेशन ऑकर्स। यहाँ पे स्टीरियोकेमिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं और वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंक्रीजिंग द पोलरिटी ऑफ solvent increase the rate of even reaction. Polar protic solvent increase the rate of even reaction. Increase the polarity of solvent. अगर solvent की polarity increase होती है तो rate of reaction भी increase हो रही है। अगर solvent की polarity decrease होती है तो rate of reaction भी क्या होगी, decrease होगी E1 में। E2 में क्या होता है, rate of reaction polarity के अगर increase हो रही है solvent की तो ये क्या हो गई, स्लाइटली डिक्रीज होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बेस डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ E1 रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ E1 में बेस के ऊपर कोई वो नहीं है, कम वीक बेस रहा स्ट्रॉन्ग बेस रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन की रेट पर। और अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है E2 में तो बहुत फ़र्क पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा नाम से आती है। आपको ये भी पूछ सकते हैं क्लीवेज रिएक्शन बता दीजिए या फिर ओजोनोलाइसिस रिएक्शन बता दीजिए। और ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर रिएक्शन इन विच डबल बॉन्ड अंडरगोज complete cleavage converting alkene molecule into smaller fragment is the cleavage reaction. ओजोनलाइसिस रिएक्शन में क्या होता है, एल्कीन जो रहता है वो किसके साथ में रिएक्ट करता है, ओजोन के गैस के साथ। ओजोन के साथ में, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। जब ये ओजोन के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये O3 क्या करेंगे, ये मिलकर क्या बना लेंगे, मोलोजोनाइड। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मोलोजोनाइड। फिर मोलोजोनाइड बनाता है ओजोनाइड। ओजोनाइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, जिंक की प्रेजेंस में बनाता है। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन दैट कन्वर्टेड टू अ मोलोजोनाइड, देन मोलोजोनाइड रिएक्ट विथ जिंक और CH3 2S दैट कन्वर्टेड टू अ एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग जब मैकेनिज्म देखेंगे तब हम लोग इसको बताती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बताया है इस रिएक्शन का। जब प्रोपेन की रिएक्शन हम करवाते हैं ओजोन के साथ में, प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H3O की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसीटोन। एसीटोन क्या है, हमारा कीटोन ग्रुप है। और CH2 मतलब फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका कि क्या मैकेनिज्म है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, एल्किन किसके साथ में रिएक्ट कर रहा था, O3 के साथ में। O3 क्या है हमारा, ओजोन। तो ये एक O क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब प्लस क्यों आया, क्योंकि इसकी क्या है, वैलेंसी कंप्लीट है
और इसकी वैलेंस, इसके पास में क्या है, ज़्यादा बॉन्ड है और इसके पास में क्या है, कम बॉन्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है ये आप बताना। तो इसने क्या करा, यहाँ से ये बॉन्ड इसे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब बॉन्ड आ जाएगा तो ये इसके साथ में क्या करेगा, कार्बन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तीनों जाके इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलोजोनाइट। अब जब मोलोजोनाइट, देखो यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सी डबल बॉन्ड सी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैक द पोजिशन ऑफ ओजोन O of ozone, while a second nucleophilic attack by the negative oxygen take place at the other end of carbon bond। सेम वही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है और ये एक किसके साथ में बॉन्ड बना लेता है, इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, मोलोजोनाइट। अब मोलोजोनाइट रीअरेंज होता है, खुद में ही रीअरेंज होता है, उसके लिए कोई केमिकल नहीं चाहिए। ठीक है, जब रीअरेंजमेंट होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोनाइट। अब कैसा रीअरेंजमेंट, यहाँ पे क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ पे गए, फिर इसने यहाँ से बॉन्ड बनाया, यहाँ गया, और ये बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ। तो इनने क्या करा, आपस में ये इस तरह से जाएगा, तो ये यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएंगे, इधर नीचे। ठीक है, मतलब इसके नीचे आ जाएगा और ये डायरेक्ट किससे बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ में। तो हमें क्या मिलेगा, ओजोनाइट। देन फिर डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइट आफ्टर द रिडक्टिव वर्क प्लेस रिजल्टिंग इन 2 कार्बोनाइल। फिर ओजोनाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन और एल्डिहाइड में, या कीटोन में। ठीक है, तो ये किस तरह से कन्वर्ट होगा, यहाँ से ये एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे हमारा ये एक एल्डिहाइड, और इधर से क्या मिल जाएगा, हमें कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।